बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीएमसी चुनाव की जंग में महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय। आज महायुति करेगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। बीजेपी शिंदे और अजित पवार के बीच बनी सहमति। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्ती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी। बैठक बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ। इस तरह की बैठक हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। आज से महंगी होगी रेल यात्रा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी। 215 किमी तक साधारण यात्रा पर राहत। मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी। नाइजीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने की आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। नाइजीरिया सरकार ने जारी किया बयान। आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए एयर स्ट्राइक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से निकलकर, जहां बीएमसी चुनाव की जंग। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों का फार्मूला तय। आज महायुति करेगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। बीजेपी शिंदे और अजित पवार के बीच बनी सहमति। महाराष्ट्र में महायुति के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गए हैं। आज इसका ऐलान हो सकता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बीच ठाणे स्थित शिंदे के निवास पर हुई मैराथन बैठक में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को अंतिम रूप देने पर विस्तृत चर्चा हुई। अब नजरें जनवरी में होने वाले महापालिका खासकर बीएमसी चुनाव पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि यदि देवेंद्र रविंद्र की यह जोड़ी इसी तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ती है तो आने वाले महापालिका चुनाव में भी भाजपा का दबदबा कायम रह सकता है। ऐसे में महायुति के सहयोगी दल आगे किस राजनीति के साथ मैदान में उतरते हैं, यह देखना राजनीतिक रूप से बेहद अहम होगा। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, महाराष्ट्र में महायुति सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, तो इसमें क्या लगता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है? जिस तरह से सीटों के फॉर्मूला पे लगातार मंथन जारी है, कल भी उस पर बैठक की गई थी वर्षा बंगले पर। आज भी 3 बजे रंगशारदा में बैठक होगी, जिसमें तीनों पार्टी के जो सभी नेता हैं वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादातर सीटें 125 सीटें बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है मुंबई में। हालांकि जो थाने हैं, थाने में सिंधे गढ़ को जो सीटें हैं वो ज्यादा मांग की जा रही हैं। और वहीं पुणे पे भी चर्चा की जा रही है। पुणे में पहले से जब 17 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी के 95 सीट आए थे। तो पुणे में भी जो सीटें हैं अजित पवार को ज्यादा दी जाए, ऐसी मांगे की जा रही है। तीनों पक्ष आपस में जो सीट फॉर्मूला को लेकर लगातार मंथन की जा रही है, ताकि जो सीटें हैं ज्यादा सीटें जीत के आए वहां पे, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर आज अंतिम मोहर लग जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बैठकें बहुत इस पे पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज अंतिम मोहर लगेगी, ऐसा अनुमान लगाया जाए। 3 बजे की जो बैठक होगी, बैठक में किसे कितनी सीट दी जाती है और कहां से कितनी सीटें मिलती हैं, इस पर जो है मोहर लगेंगे। जी, अब नजरें जो हैं वो जनवरी में होने वाले महापालिका के बीएमसी चुनाव पर टिक गई हैं। इसको लेकर क्या कहना है? जिस तरह से महानगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से तैयारी की गई है, जैसे विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वैसे ही बीजेपी जो महायुति की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आगामी महानगर पालिका जो चुनाव होगा जनवरी में, जो चुनाव जिसके रिजल्ट आने हैं, तो कई जो मेयर होगा वो महायुति का होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा किया जाएगा। और वही विपक्ष का भी ये दावा है कि जो मेयर होगा वो महाराष्ट्र से होगा और उद्धव ठाकरे और जो गठबंधन है और जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनका होगा। तो दोनों पक्ष आपस में ही जो है मेयर को लेकर चर्चा की जा रही है। जब देखना है कि जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो किसकी ज्यादा सीटें आती है और मेयर किसका होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्ती। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में रार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी, किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ बैठक। इस तरह की बैठक हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी, बोले चौधरी।
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक पर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। इस बैठक के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त हो गए हैं। पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं को आगाह किया कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर चल रही खबरों का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संज्ञान लिया। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अब साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। अटल जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण। पीएम मोदी ने अटल जी के योगदान को किया याद। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह प्रेरणा स्थल लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। राम सुतार ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा माटू राम ने तैयार की। पीएम मोदी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से महंगी होगी रेल यात्रा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी। 215 किमी तक साधारण यात्रा पर राहत। मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब आपके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार नए किराए शुक्रवार यानी 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इससे पहले 21 दिसंबर को किराया बढ़ाने के फैसले की घोषणा की गई थी। नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा। साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह साल दूसरी बार किराया संशोधन है। इससे पहले जुलाई 2025 में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी। मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है। मंत्रालय के अनुसार उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। साधारण नॉन एसी ट्रेनों में दूसरे दर्जे सेकंड क्लास के लिए 215 किलोमीटर तक किराए में बदलाव नहीं होगा। 216 से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपए, 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपए, 1251 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपए और 1751 से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में नॉन सबरल यात्रा के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से समान रूप से किराया बढ़ाया गया है। वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर, एसी चेयर कार, एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास सभी से 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू होगी। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया कि भारतीय रेलवे की प्रमुख सेवाएं राजधानी शताब्दी, वंदे भारत, डूरंटो, गरीब रथ, अमृत भारत, हमसफर और अन्य ट्रेनें भी इससे संबंधित दरों के दायरे में आएंगी। हालांकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा बाद की तारीख में हो। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर काफी देर से तक सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगाड़िया टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, शेष का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन इत्यादि मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइन से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि झरिया मास्टर प्लान तथा बेलगाड़िया टाउनशिप परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इन परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकेगा। जल्द झरिया मास्टर प्लान हेतु पूर्वकालिक सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों ने खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, सरकारी भूमि पर जमाबंदी को लेकर नीतिगत निर्णय पर जोर दिया। वहीं शेष का रिव्यू, रिकॉन्सिलिएशन कार्य में राज्य सरकार द्वारा मदद प्रदान किए जाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक बातचीत हुई।
अगली खबर का रुख करेंगे। कवर्धा विधायक और मंत्री विजय शर्मा ने आज अपने कवर्धा निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर पर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जानकारी साझा किया है। झारखंड छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरों, निरीक्षण और आगमन प्रस्थान के दौरान दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर गृह विभाग ने नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग कानून व्यवस्था और जन सेवा में करना है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रवास, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राजकीय समारोह और संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ। विपक्ष लगातार अब भाजपा पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है, जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है वो निराधार है। अगर महिला के पास पहले से ही सबूत थे तो पहले उनको कानून प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं रखा गया। जो महिला अर्नल आरोप लगा रही है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कांग्रेस मुद्दवीन पार्टी बन गई है। अगली खबर का रुख करेंगे जो है अमेरिका से। अमेरिका के नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया गया। इस हमले को लेकर नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। सरकार ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वह अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा और खुफिया सहयोग कर रही है। इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए सटीक निशाना साधा गया है। नाइजीरिया सरकार ने दोहराया कि सभी आतंकवाद रोधी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और सभी नागरिकों के अधिकार एवं गरिमा का संरक्षण करना है, चाहे किसी भी आस्था या जातीयता कुछ भी हो। किसी भी समुदाय के खिलाफ आतंकवादी हिंसा नाइजीरिया के मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपमानजनक है। फेडरल सरकार अपने साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने, उनके वित्त पोषण और लॉजिस्टिक को बाधित करने और सीमा पार से उत्पन्न खतरों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही नाइजीरिया अपनी सुरक्षा संस्थाओं और खुफिया क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुरक्षा और खुफिया सहयोग जारी रहेगा और जनता को उपयुक्त आधिकारिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से सूचित किया जाएगा। गौरतलब है कि नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का सामना कर रहा है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आईएसआईएस से जुड़े गुटों और बोको हराम जैसे संगठनों की गतिविधियां लगातार जारी हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो पहले तो जो बोला था, आज जो खबर मिल रही है उसमें अमेरिका के नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आईएस के जो ठिकाने हैं उस पर अमेरिका ने पैमाने पर हवाई हमला किया है। जैसा कि मालूम है कि नाइजीरिया में जो जो उग्रवादी हैं, तमाम तरह की आतंकवादी हरकतें और उग्रवाद की हरकतें करते रहते हैं और नाइजीरिया सरकार भी परेशान है। सरकार की ओर से ये बयान आया है कि आईएस के आतंकवाद और हिंसक से निपटने के लिए अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा खुफिया सहयोग कर रही है और इस खुफिया और सुरक्षा सहयोग के लिए अमेरिका जो ये था नॉर्थ नाइजीरिया में आतंकवादी पर एयर के जैसे सटीक निशाना साधा है। जैसी खबर आ रही है इसमें आईएसआईएस के कई बड़े आतंकवादी बड़ी संख्या में हैं और अमेरिका का कहना है कि आगे भी इस तरह का आतंकवादी प्रयास उसकी ओर से रहेगा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।